Good afternoon to all students. Good afternoon, sir. Good afternoon. હજુ ઘણા સ્ટુડન્ટોએ જોઈન નથી કર્યું, ખાલી Good afternoon, sir. 100 મીન્સ 100 જેટલા સ્ટુડન્ટોએ જોઈન કર્યું છે. કઈ નહીં સર, આપનો સમય થઈ ગયો છે એટલે આપ ચાલુ કરી શકો આપણે છો ને? ચાલુ કરીએ નહીં તો એમ તો અત્યારે આપણે આ મીટિંગ પણ આપણે રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ અને જે એક્સેસ નથી કરી શક્યા કાં તો જેની એક્ઝામ છે અત્યારે ગેટની તેને આપણે લિંક રેકોર્ડેડ લેક્ચર તમને મોકલી આપીશું. જે વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે તેની અંદર આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું. ઓકે. Please speak Hindi or English. યસ યસ. સર હિન્દી એમ નથી, હિન્દી અને ગુજરાતીમાં આપણે બોલી શકો છો, કેમ કે હિન્દી બધા સમજી શકે છે ને. अभी ये जो कोर्स चल रहा है उसमें सभी लैंग्वेज के स्टूडेंट है, इंग्लिश के भी है, गुजराती के भी है, संस्कृत के भी है, साइंस के सब भी है. अभी ये जो भी ये मीटिंग है वो बेसिकली अभी इंग्लिश और हिंदी और गुजराती तीनों में होगी. जो भी अभी मीन्स हमारा जो लेक्चर है बेसिकली वो रिवीजन लेक्चर है. ऑलरेडी मीन्स ये कोर्स में मेंशन ही था रिसर्च मैट्रिक्स, और उसका एक शॉर्ट रिवीजन है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है
जो रिसर्च मैट्रिक्स के बारे में किसी स्टूडेंट को एच मैट्रिक्स में बारे में पता नहीं चल रहा था कि एच मैट्रिक्स एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी जर्नल का अभी साइट स्कोर है, कौन सी जर्नल अच्छी है, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जो बेसिकली यूनिट 6 था हमारा, वो यूनिट 6 में जो रिसर्च मैट्रिक्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके रिगार्डिंग ये अभी हमारा लेक्चर है। तो उसकी जो भी शॉर्ट समरी है वो भी आपको मीन्स एक्चुअली मीन्स मैं आपको इतना हेल्प करूंगा कि आप वो कैलकुलेट कर सके अपने से, कि आपको भी कभी भी कैलकुलेट करना हो कि एच इंडेक्स कैसे करना है, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे करना है, वो कर सकेंगे आप। Please turn off mic. So many background noises. आप अपना माइक बंद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तब अपना माइक ऑन करना। शैल वी स्टार्ट? क्या हम मीन्स अभी चालू कर सकेंगे? अभी कभी कोई वेट करना है या थोड़ा? स्टार्ट कर दीजिए सर। Please start, I sir. think we should start since already हाँ, lot of start. people have already joined. And there Sir, are start. so means Sir. about Sir, please 200 start. We are too students late. already there, but only joining only 100. So अभी मीन्स 200 से ज्यादा स्टूडेंट थे और सिर्फ अभी तक 100 ने ज्वाइन किया है। कुछ नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंग अभी हम चालू कर देते हैं। हाँ, यस। ये जो मैंने अभी आपको बोला कि बेसिक ये मेरी स्क्रीन आपको दिखा रही है जो मेरा प्रेजेंटेशन है? हाँ, दिखाई दे रही है। Yes, sir. Yeah. रिसर्च मैट्रिक्स। Myself, Dr. Sunil Bhav sir, I am as a research advisor. मैं यहाँ VNSU में एज अ रिसर्च एडवाइजर फैसिलिटेटर की तरह हूँ, और अभी मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसका जो टॉपिक है मेन वो है रिसर्च मैट्रिक्स। ये रिसर्च मैट्रिक्स मीन्स आपने जो भी यूनिट में पढ़ा है, जो रिसर्च मैट्रिक्स आर क्वांटिटेटिव टूल्स यूज्ड टू हेल्प एसेस द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च आउटपुट। मीन्स आपने जो भी रिसर्च करते हो वो रिसर्च को आपको अभी एसेस करना हो, उसको मेजर करना हो, या फिर उसको आपको कुछ मापदंड रखना हो, तो मापदंड कैसे रख सकते हैं उसको, उसके लिए जो टूल्स अवेलेबल है उसको बोलते हैं रिसर्च मैट्रिक्स। Research metrics are used because of a desire for a quantifiable objective means of comparing scholarship for purpose of promotion and tenure and to attract or grant funding। ये अगर आपका रिसर्च मैट्रिक्स सबसे अच्छा हो तो वो आपको प्रमोशन में भी हेल्प कर सकता है, और जो एज अ एकेडमिशियन ये रिसर्च मैट्रिक्स आपको सभी प्रोफाइल में आपको यूजफुल होता है। जिससे आपका रिसर्च मैट्रिक्स अच्छा होता है तो मीन्स आपका एक एज अ रिसर्च प्रोफाइल अच्छा होता है कि आपने अभी अपने रिसर्च प्रोफाइल में कुछ बहुत सारा कुछ अच्छा किया होता है। Research matrix can be divided into two groups basically, as a citation matrix and the alternative matrix. Citation matrix also known as a bibliometrics। जो citation matrix है उसको आप bibliometrics भी बोल सकते हैं, और दूसरा उसका पोर्शन है एक alternative matrix। पहला है जो citation matrix जिसको हम bibliometrics भी बोलते हैं। citation matrix मीन्स आप जो भी रिसर्च पेपर का यूज करते हो, साइट करते हो, उसके बेसिस पे उसका जो मापदंड होता है उसको बोलते हैं साइटेशन मैट्रिक्स। आप कोई भी जर्नल हो, किसी जर्नल में से कोई भी रिसर्च पेपर लेते हो, वो रिसर्च पेपर लेते हो और उसको अपने पेपर में या फिर अपने प्रपोजल में या प्रेजेंटेशन में उसका जो एज अ रेफरेंस आप संदर्भ में जो लिखते हो उसको बोलते मीन्स आप वो जो लेते हो उसको बोलते हैं साइटेशन बेस। Citation matrix count and analyze the number of times other researcher refer to cite a given publication and can be useful measure of the level of attention and impact within scholarly publishing। जो भी अभी मैंने आपको बोला कि आप कोई भी पेपर को कोई भी जर्नल में से आप किसी भी पेपर रिसर्चर का पेपर को आप साइट करते हो, उसका संदर्भ लेते हो, तो उसके बेसिस पे उसका मीन्स वो उसका अटेंशन गेन होता है। They can be generated on general article and author level। ये जो citation matrix है वो तीनों लेवल पे होती है। जनरल लेवल पे भी मीन्स जो बुक है जनरल बुक है उसके लेवल पे भी होती है, आर्टिकल लेवल पे भी होती है, और ऑथर लेवल मीन्स इंडिविजुअल रिसर्चर लेवल पे भी होती है। And there are various metrics available for the general
journal level such as impact factor, eigenfactor, side score, SNIP, etc. आप में सभी ने भी जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में तो पढ़ा ही है ना, आपने लेक्चर में भी देखा है कि इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर ऐसा कोई है कि जिसने मींस इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में नहीं सुना अभी तक कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? आपने मीन जितने भी स्टूडेंट है मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ कि आपने सभी ने इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में सुना है, जनरल के इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में? हाँ सर। यस सर, सुना है। यस सर, यस सर। थोड़ा सा Okay. ब्रीफ कर दीजिएगा ना इम्पैक्ट फैक्टर में। मैं मीन्स वही अभी ये भी तो स्टार्टिंग है, मैं आपकी ये जितना भी अभी बोला वो सबके बारे में आपको दिखाऊंगा। आप बोलूंगा इम्पैक्ट फैक्टर तो सबने सुना है, मीन्स ये वर्ड किसी के लिए नया नहीं है, सबने ये सुना है कि इम्पैक्ट फैक्टर है, साइड स्कोर है, ये मीन्स ये रिसर्चर का मीन्स ये जर्नल का इतना इम्पैक्ट फैक्टर है, ये सब होता है। मीन्स ये जो हम उसको साइड करते हैं, पेपर साइड करते हैं, उसके बेसिस पे जो स्कोर डेवलप होता है उसको मीन्स उसको ही बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। और उस जो ऑथर लेवल पे हम काउंट करते हैं वो ऑथर लेवल पे काउंट होता है एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आई10 इंडेक्स मींस एटसेट्रा। और जो किसी जर्नल में आपने ऐसा भी देखा होगा कि उसमें लिखा होगा वो जर्नल का मोस्ट साइटेड मींस आर्टिकल है, या फिर वो जर्नल का मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल है। वो होता है आर्टिकल लेवल पे जो उसका साइटेशन मैट्रिक्स होता है, उसका साइटेशन जो काउंट होता है उसको बोलते हैं आर्टिकल लेवल। फर्स्ट इज द इम्पैक्ट फैक्टर। Impact factor is a general matrix and general matrix level citation. The impact factor is probably the most well-known metric for assessing journal performance and designed to help librarians with collection management in the 1960s. It has since become a common proxy for journal quality. हम किसी भी जर्नल को एक्सेस कोई भी जर्नल को हमको एक्सेस मीन्स उसका रिसर्च लेवल, उसकी रिसर्च क्वालिटी जाननी हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है एज अ साइंस फील्ड और सोशल साइंस फील्ड में वो इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। द इम्पैक्ट फैक्टर इज अ सिंपल रिसर्च मैट्रिक। इट इज एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय आर्टिकल्स इन अ जर्नल विद इन अ 2 ईयर विंडो। और ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 2 साल के पीरियड का हम काउंट करते हैं कि 2 साल में जर्नल के आर्टिकल को कितना लोगों ने साइट किया है, कितना यूज किया है, और उसी 2 साल में वो कितने आर्टिकल पब्लिश हुए उस वॉल्यूम मींस उस जर्नल में। The Web of Science Journal Citation Report (JCR) publish the official results annually based on this calculation. आपने बहुत सारी जर्नल देखी होगी, आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा भी है कि कई सारी फैक्ट जर्नल्स होती है, कई सारे फैक्ट्स रिपोर्ट्स होते हैं, कई सारे फैक्ट्स इम्पैक्ट फैक्टर भी होते हैं। आप किसी भी जर्नल में लिख दिया कि इम्पैक्ट फैक्टर 10 है या 5 है, वो सब भी इम्पैक्ट फैक्टर काउंट नहीं होते। जो भी JCR थ्रू रिलीज होते हैं, जो थॉमस राउटर में अवेलेबल होते हैं, वही इम्पैक्ट फैक्टर ऑफिशियल उसके जर्नल के होते हैं। आप सभी इम्पैक्ट फैक्टर को एज अ ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर नहीं कह सकते हो। अब आप कभी भी बहुत सारी ऐसे फैक्ट और जर्नल से होती है जिसमें लिखा होता है कि वो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, लेकिन थॉमस राउटर में वो दिखाता नहीं है। वो सब फैक्ट जर्नल से आप बच के रहिए, ऐसे जर्नल में पब्लिश मत कीजिए। जो थॉमस राउटर में अवेलेबल होते हैं वही इम्पैक्ट फैक्टर उसका ऑफिशियल होता है, वही राइट होता है। और ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, और उसका काउंट करने का जो इक्वेशन है वो नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड इन 1 ईयर टू कंटेंट पब्लिश इन एनी जर्नल ड्यूरिंग द 2 year period. It's divided by the total number of articles and review published in general within the previous 2 years. इसको आप मैं इजी वे से आपको समझाता हूँ। जैसे कि 2015 में जो एक 2017 का मुझे जर्नल का एक इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, और उसके लिए मैं देखूंगा उसके 2 साल पहले 2 साल का रिपोर्ट्स, जैसे कि उसी आर्टिकल का 2015 में कितना साइटेशन हुआ है, तो उसका साइटेशन हुआ है जैसे 109 मींस 109 है उसका साइटेशन, और उसी साल में पब्लिश कितने पेपर हुए 46, और उसके बाद का साल है मींस 2016, तो 2016 में कितने उसी जर्नल को कितने साइटेशन मिले 105, और उसके आर्टिकल कितने पब्लिश हुए 50, यानी उसका टोटल करते हैं। जैसे ही जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए साइटेशन इन 2002, आइटम पब्लिश इन 2015 एंड 2016, सम ऑफ बोथ and divided by the number of citable item in the 2015 and 2016, जो उसका सर्व मींस उसका जो
सम हुआ है उसको हम डिवाइडेड करते हैं नंबर ऑफ साइटेबल आइटम से, और जो हमको न्यूमेरिकल्स जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वो होता है जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। ऐसे ही सभी जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर निकलते हैं, लेकिन जो थॉमस राउटर मींस जो क्लेवरियट्स में रिपोर्ट होती है उसी जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर को हम ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। ये जो JCR मींस जो हमने आगे बोला जनरल या पे जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स, ये जनरल साइटेशन रिपोर्ट बेसिकली ऑफिशियली जनरेटेड फ्रॉम द क्लेरिवेट and it's provide the information about the academic journals in the natural science and social science including impact factors। और आपको जब भी ये JCR क्लेरिवेट में जब आपको किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर देखना होगा तो उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लगेगा, लेकिन आप उसको ओवर कर सकते हो, आपको ऑनलाइन भी ऐसे अवेलेबल मिल जाएगा। The JCR was originally published as a part of Science Citation Index. Currently, the JCR as a distinctive service is based on citation complied from the Science Citation Index Expanded and the Social Sciences Citation Index। आप कभी भी किसी भी जर्नल को खोलोगे तो उसमें एक होता है इंडेक्सिंग। वो इंडेक्सिंग में आपको देखना पड़ेगा कि जो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो वो बेसिकली वेब ऑफ साइंस में वो जर्नल साइट होती है, और वो जर्नल जब वेब ऑफ साइंस में साइट होती है तभी उसका ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर आ सकता है। अगर वो स्कोपस या फिर जो भी यहाँ पे लिखा है साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड द साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड एंड द सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स में वो इंडेक्सिंग नहीं होगी और स्कोपस में भी नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर काउंट नहीं होता है, और वो आपको एकेडमिक प्रोफाइल में भी वो यूजफुल नहीं होता है उसका इम्पैक्ट फैक्टर। वो जब आपको एकेडमिक प्रोफाइल में आपको कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए तो वो जर्नल कंपलसरी स्कोपस या फिर यहाँ पे जो लिखा है SSI और CE उसमें इंडेक्सिंग होना कंपलसरी है। ये जो जनरल साइटेशन रिपोर्ट है वो बेसिकली इसी पे बेस होता है, ये जो साइंस साइटेशन इंडेक्स है और ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है उस पे। JCR contain the basic information like journals, bibliography information, ISSN number, language and the subject categories। आपने जो भी ये उसके रिलेटेड एक ऑलरेडी असाइनमेंट भी था, आप सबने कंप्लीट किया ही है वो असाइनमेंट। आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया है? आपने JCR के रिलेटेड आपने एक आपका असाइनमेंट था ही उसमें कि जिसमें मैंने आई थिंक तो पहला ही असाइनमेंट था कि जिसमें वेब ऑफ साइंस और स्कोपस के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आया था, उसमें किसी को भी प्रॉब्लम आया? हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करते जाएंगे जो आपको असाइनमेंट ड्यूरिंग असाइनमेंट आपको जो भी प्रॉब्लम है हम वो भी डिस्कस करते जाएंगे। आपको उसको में जो पहला असाइनमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया? सर ये एक उसका रिगार्डिंग है। सर हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, स्कोपस में जो जर्नल लिस्टेड होती है उनमें ओपन एक्सेस जर्नल का जो था कि ओपन एक्सेस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हमें बताना है। वो भी दे रहे हैं, मैं सिर्फ वो वेब ऑफ साइंस के लिए पूछ रहा हूँ। वेब ऑफ साइंस में वो लिखा है उसमें आपको वो भी है, आगे आएगा। वेब ऑफ साइंस में जब आपने कुछ किया तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आया, मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वेब ऑफ में नहीं है। नहीं सर। और सर थॉमस रोटर आप जो अभी बता रहे थे वो किस रिगार्डिंग होता है वो नहीं समझ आया सर। थॉमस रोटर ऐसे नहीं ओपन होते हैं, वो बेसिकली कोलैबोरेट करके जो यहाँ पे साइट है यहाँ पे लिखा ही है जनरेटेड फ्रॉम द www.clarivate.com। जो कोलैबोरेट होता है उसी पे आप थॉमस रोटर का जो भी इंडेक्सिंग है वो आपको मिल सकता है। पूरा वेब ऑफ साइंस का जो पहले वो थॉमस रोटर के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन अब वो उसका पूरा JCR नाम से ही जाना जाता है। थॉमस रोटर तो मीन्स अभी वो नहीं, आप क्लैरिवेट में ही बोल सकते हो। मतलब सर हम इस साइट पे जाके वो इम्पैक्ट फैक्टर ढूंढ सकते हैं ना? यस। उसका मींस जो जनरल मैट्रिक्स उसका दूसरा है इमेडिएसी इंडेक्स। ये जो इमेडिएसी इंडेक्स है इज द एवरेज नंबर ऑफ द टाइम्स एन आर्टिकल इज साइटेड इन द ईयर it is published and it is indirected how quickly articles in journal cite। जो पहले इम्पैक्ट फैक्टर था उसमें जैसे 2 साल का पीरियड था, इसमें 2 साल का पीरियड नहीं होता है। उसी साल का जो साइटेशन होता है वो काउंट होता है, और उसी साल में जो पेपर पब्लिश हुए हैं, जो आर्टिकल पब्लिश हुए वो काउंट होते हैं। उनके बेस पे जो साइटेशन जो एक नंबर्स निकल के आते हैं उसको बोलते हैं इमीडिएसी इंडेक्स। ये जो भी है जितने भी अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हो बेसिकली उसकी रिसर्च क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी रिसर्च
क्वालिटी, वो जर्नल में किस टाइप की क्वालिटी का रिसर्च पब्लिश होता है, ये उसी का एक कैलकुलेशन का एग्जांपल है। जैसे वो जो हमने अभी इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा ही है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश इन ईयर एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर आर्टिकल पब्लिश इन दैट ईयर। यहाँ पे ऐसा लिखा कि साइटेशन 2020 में उसका साइटेशन हुआ है 2145 और उसी साल में पेपर पब्लिश हुए 254, तो उसको डिवाइड करके जो वैल्यू मिलेगी वो होता है उसका इमेडिएसी इंडेक्स। दूसरा है मीन आइगन फैक्टर। ये सब जो अभी हम देख रहे हैं वो सब भी आपको वेब ऑफ साइंस में मिलेगी, ये सब भी मैट्रिसेस आपको वेब ऑफ साइंस में मिलेगी। ये आइगन फैक्टर है। आइगन फैक्टर मेजर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द जनरल बेस ऑन वेदर इज साइटेड विद इन अदर रेप्यूटेबल जर्नल्स ओवर 5 years। इसमें पूरा 5 साल का विंडो होता है। A citation from highly cited journal is worth more than from a journal with few citation। ये आइगन फैक्टर में ऐसा होता है, मीन्स जो इम्पैक्ट फैक्टर वो सब में तो उससे है तो कि आप सेल्फ साइटेशन भी काउंट होता है, इसमें सेल्फ साइटेशन काउंट नहीं होता है। आप जर्नल का सेल्फ साइटेशन काउंट नहीं कर सकते हो। इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन। और जो भी रिव्यू जर्नल्स है वो सब इसके स्कोर पे पूरा इफेक्ट करता है। जो इसकी इक्वेशन है मींस नंबर ऑफ साइटेशन इन ईयर टू कंटेंट पब्लिश इन जर्नल एक्स जनरल ए इन द प्रीवियस 5 years divided by the total number of articles published in journal X within the previous 5 years। मींस एज ए एग्जांपल तो हम जैसे देखते हैं कि अगर हमको 2020 का हमको उसका आइगन फैक्टर निकालना है तो उसको 2015 से लेकर 2019 तक की जो ये जो पेपर से जर्नल से उसके सभी के साइटेशन और उसमें से हमको पूरे सेल्फ साइटेशन रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद जो वैल्यू है कि वो लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जो 5 साल में जितने उसमें पेपर पब्लिश हुए हैं, उसके बाद जो वैल्यू है कि उसको बोलते हैं आइगन फैक्टर। वो आइगन फैक्टर और इस पे भी डिपेंड करता है वो उसका आर्टिकल इन्फ्लुएंस पे, जो मींस पेपर ज्यादा साइट होते हैं उस पर डिपेंड। ये आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर। The article influence score is a measure of the average influence of journals article in first 5 years after publication। मीन्स ये आपको वो दिखाता है कि आपका जो पेपर है वो मीन्स कितना प्रभावशाली है, उसका कितना प्रभाव है, उसको बेसिस पे वो ये डिपेंड करता है आर्टिकल इन्फ्लुएंस को। और उसको स्कोर को कैलकुलेट करना का है, मीन्स जो इक्वेशन है 0.01 इंटू जो हम आइगन फैक्टर मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे जो 5 साल में मीन्स जो लास्ट 5 साल में जो पेपर पब्लिश होगा टोटल नंबर होगा उससे जो मिलेगा वो उसका इन्फ्लुएंस मीन्स आपका आर्टिकल कितना जर्नल में आपका आर्टिकल कितना प्रभावशाली या फिर आपका कितना हाई इन्फ्लुएंस है वो आपको पता चलेगा। और दूसरा ये जो साइटेड हाई लाइफ, ये सभी जितने भी मैट्रिसेस है वो सब वेब ऑफ साइंस की मैट्रिसेस है, उसमें आपको एक मिलेगा साइटेड हाफ लाइन्स। ये कैलकुलेट करता है दिस मैट्रिक रिफर टू एन मीडियन एज ऑफ साइटेशन रिसीव्ड बाय जर्नल ड्यूरिंग द जेसीआर ईयर। उसकी जो मीडियन एज है वो आपको कैलकुलेट करके देगा। मीन साइटेशन एज इज इक्वल टू द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द साइटिंग आइटम माइनस द पब्लिकेशन ईयर ऑफ द साइटेड आइटम। एक मिनट। मीन्स इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको जर्नल में मैट्रिसेस में लिखा है कि उसकी साइटेड हाफ लाइफ है 4 साल, तो 4 साल मीन्स वो उसकी मीडियन एज है, वो मीन्स ऑलरेडी 4 साल पहले it means the median age of citation is a 4 year and the citation is a newer than 4 years and older means वो बीच में है, मीन्स ऑलरेडी वो उसका 8 साल पहले प्रोड्यूस हो गया है। ये जितने भी हमने देखा है आइगन फैक्टर, आर्टिकल इन्फ्लुएंस स्कोर, साइटेड हाफ लाइफ एंड इम्पैक्ट फैक्टर, इमीडिएसी इंडेक्स, ये सब आपको वेब ऑफ साइंस में मिलेंगे। और जो अभी हम देखेंगे साइट स्कोर वो सब आपको स्कोपस में मिलेंगे। स्कोपस में मिलेगा आपको साइट स्कोर, साइट ट्रैकर, SNIP, SGR, ये सब जो मैट्रिसेस है वो आपको स्कोपस में मिलेंगे, वो आपको वेब ऑफ साइंस में नहीं मिलेंगे। दोनों जर्नल हाईली रेप्यूटेड जर्नल है और ये दोनों के इम्पैक्ट फैक्टर वो सब कैलकुलेट होते हैं।
लेकिन दोनों की मैट्रिसेस डिफरेंट है। ये स्कोपस में मिलेगी आपको साइट स्कोर। साइट स्कोर इज द रेशियो ऑफ द साइटेशन टू रिसर्च पब्लिश is currently available for the journal and book series which are indexing in Scopus। जैसे वेब ऑफ साइंस में और मींस थॉमस राउटर में आपने जैसे इम्पैक्ट फैक्टर देखा है, वैसे ही स्कोपस में उसको साइट स्कोर की तरह देखते हैं। द साइट स्कोर कैलकुलेशन ओनली consider content that is typically peer reviewed such as article reviews, conference paper, book chapters and data papers। और जैसे इम्पैक्ट कंपैरेटिव टू इम्पैक्ट फैक्टर में 2 साल का विंडो पीरियड था, लेकिन ये साइट स्कोर के लिए पूरे 4 साल का पीरियड विंडो होता है। जैसे हमको 2019 का निकालना है साइट स्कोर, तो 2019 से लेके 2016 तक वो 4 साल में जो उतने भी पेपर पब्लिश हुए, जो 4 साल के जो पेपर पब्लिश हुए हैं 2019 में, उसके जितने भी साइटेशन है उसको काउंट होगा और डिवाइडेड बाय उस साल, वो जो 4 साल का जो विंडो पीरियड है उस साल में जितने आर्टिकल पब्लिश हुए वो सबका कैलकुलेशन होगा। उसके बेसिस पे आपको साइट स्कोर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक बेसिक एक सिंपल फिगर की तौर पे आपको दिखाया है, उस दोनों का कंपैरिजन दिखाया है। साइट स्कोर जो ऑलरेडी स्कोपस में है और इम्पैक्ट फैक्टर जो वेब ऑफ साइंस का है। वेब ऑफ साइंस में वो 2 साल का पीरियड लेता है इम्पैक्ट फैक्टर का निकालने के लिए, और साइट स्कोर में 4 साल का पीरियड निकालता है। और बेसिक उनका डिफरेंस यही है कि साइट स्कोर सभी सब्जेक्ट कवर करता है, सभी जर्नल्स के सभी सब्जेक्ट, जबकि इम्पैक्ट फैक्टर जो वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर है वो सिर्फ जो उसका जो 2 इंडेक्सिंग मटेरियल है, इंडेक्सिंग साइट है SCII और SS सोशल साइंस वाला, 2 ये जो इंडेक्सिंग है सिर्फ वही पेपर के काउंट करता है सिर्फ। जबकि साइट स्कोर जो स्कोपस है उसके सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट कैटेगरी बहुत ज्यादा है, उसकी सब्जेक्ट कैटेगरी बहुत ही वाइड है। उसमें दूसरा आता है साइट स्कोर ट्रैकर। जैसे उसमें इमीडिएसी इंडेक्स आया था, वैसे इसमें आएगा साइट स्कोर ट्रैकर जो स्कोपस में अवेलेबल है। ये साइट स्कोर ट्रैकर है जो उसको करंट रिव्यू provides a current review of how a journal is performing during the course of the year it is और वो हर महीने चेंज होता रहता है साइट स्कोर ट्रैकर। दूसरा है SNIP, सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। SNIP score are the ratio of source average citation count and citation potential. Citation potential is the measure as the number of citation. Hello, please turn off mic. Hello. Citation potential is measured as the number of citation that a journal would be expected to receive for its subject field. Essentially, the longer the reference list of the citing publication, the lower the value of citation originating from the publication. जितने उसका citation जो उसकी bibliography उसका मीन्स रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा लंबी होगी तो उसमें से उसको citation कम मिलता है एज ए SNIP. SNIP therefore allow for direct comparison between the field of research with different publication and citation practices. वो सीधा ही उसकी comparison दिखाता है। SNIP is calculated as the number of citation given in the present year to the publication in the past 3 years. उसकी जो विंडो पीरियड है वो 3 साल की है। वो जो मीन्स 3 साल में वो जो अगर मुझे 2019 का कैलकुलेट करना है तो वो उसके अगेंस्ट मीन्स पिछले के 3 साल का वो पूरा जो आर्टिकल है जर्नल मीन्स जो ओबे में स्कोपस की कोई भी एक जर्नल सिलेक्ट करता हूँ 2019 में उसका मुझे साइट स्कोर निकालना है, तो 2019 में उस जर्नल के जो पहले के 3 साल उसमें जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए होंगे वो और डिवाइडेड बाय साइटेशन निकलेगा वो और डिवाइडेड बाय उसमें जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए होंगे उनका डिवाइडेड करते जो नंबर आपको मिलेगा वो उसका SNIP होगा। दूसरा उसमें आप ये सब आपको स्कोपस की साइट का जो होम पेज खोलोगे ना, होम पेज में ही आपको सब कुछ मिलेगा, जर्नल का नाम और साइड पे आपको मीन्स उसकी लेफ्ट साइड आपको दिखेगा साइट स्कोर, उसके नीचे देखेगा आपको SNIP, उसके नीचे आपको देखेगा SJR
वो सब आपको सब उसी जगह पे मिल जाएगा, उसके होम पेज पे ही। ये जो है साई मेगो जनरल रैंक। The SGR aims to capture the effect of subject field, quality and reputation of journal on citation. It is calculate the prestige of journal by considering the value of the source that cited rather than counting all citation equally. उसकी SGR और जो SNIP दोनों के कैलकुलेशन है वो मीन्स एज मीन्स सिमिलर नहीं है, मीन्स वो दोनों की इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। Each citation issued by the journal is assigned weightage based on the SJR. मीन्स उस सब की वैल्यू जितनी हाई होगी वैसे ही उसकी उसकी रेपुटेशन उस जर्नल की जितनी अच्छी होगी उसकी जैसे ही उसके SJR वैल्यू हाई होते हैं। उसी स्कोपस में एक दूसरा मैट्रिसेस है इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन IPP। द इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन वो भी ऐसा ही है, उसको 3 साल के विंडो पीरियड में कैलकुलेट होता है as the number of calculate as the number of citation given in the present year to publication in the last 3 years divided by the total number of publication in past 3 years। और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं उसका इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन। ये सब जितने भी मैट्रिसेस है वो जनरल की क्वालिटी दिखाते हैं कि जितने मीन स्कोर अच्छे है वो उतनी जनरल्स की क्वालिटी अच्छी है। ये सब तो मीन्स जितने भी अभी हमने सब देखे वो सब जनरल के रिलेटेड थे रिसर्च मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ऑथर के रिलेटेड जो भी उसका ऑथर रिलेटेड उसकी जो रिसर्च मैट्रिक्स है वो भी साइटेशन के बेस पे। जो पहली H इंडेक्स इज आल्सो नोन एज द हिर्श इंडेक्स क्योंकि वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द साइंटिस्ट हिर्श इन 2005। The H index, like a cited reference count, is a measure of scholarly significance. It combines an assessment of both quantity and quality by counting the researcher's most cited work and the number of citations those work has received in other publication. And H index is also impacted by the self citation। आप सबको जितने भी स्टूडेंट्स ये मीटिंग में ज्वाइन थे उनमें से कितने को H इंडेक्स काउंट करने में प्रॉब्लम हुई थी? मुझे सर हुई थी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ये जो अभी लेक्चर अरेंज किया वो उसका बेस पर वही था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को H इंडेक्स काउंट करने में प्रॉब्लम हुई थी कि H इंडेक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो असाइनमेंट दिया था वो मीन्स कॉम्प्लिकेट तो नहीं था लेकिन हमने जो मीन्स वो थोड़ा ट्विस्टेड करके लिखा था कि वो कैसा है। बेसिकली H इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जितने मीन्स यहाँ पे मैं आपको पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं आपको पूरी मेथड दिखाता हूँ। योर H इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन रैंक इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द टाइम्स साइटेड काउंट। जो उस किसी भी ऑथर का जो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं पब्लिकेशन में उसके ऐसे रखते हैं जिसका साइटेशन सबसे ज्यादा होता है वो पहले होता है, उसके बाद उसके कम वाला, उसके बाद उसके कम वाला, ऐसे पूरा अरेंज करते हैं उसका जितने भी पब्लिश पेपर है उसको। और उसको हम अरेंज करने के बाद काउंट करते हैं। जैसे इसका है मीन्स यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें लिखा है कि उसका H इंडेक्स 8 है तो वो 8 कैसे हुआ यहाँ पे हम काउंट करेंगे। जैसे पब्लिकेशन 1 तो यहाँ पे है तो सब कुछ है, यहाँ पे हम लास्ट में देख सकते हैं 10 तक है तो हम यहाँ पे सीधा ही नीचे चले जाएंगे 10, तो यहाँ तो 10 चले जाएगा तो यहाँ पे 10 लास्ट में साइटेड आर्टिकल में वो नहीं आएगा। उसके आगे जाते हैं 6 में तो 6 जितने भी हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो 6 तो सभी पेपर में है ही, तो 6 उसके नीचे जाते हैं फिर 7 में जो 7 नंबर का पब्लिकेशन है। उसके बाद साइटेशन में देखते हैं कि 7 नंबर अवेलेबल इन ऑल, तो 60 है वो भी जितने ऊपर के सभी पब्लिकेशन में अवेलेबल है। फिर उसके नीचे आते एक 8 जो उसका 8 नंबर का पब्लिकेशन है वो भी हम देखते हैं कि वो सभी पब्लिकेशन में अवेलेबल है। पर जैसे हम 9वें नंबर के पब्लिकेशन आते तो उसका साइटेशन सीधा 8 हो जाता है। अगर वो 8 है उसके जगह पे वो जो अगर वो एक ज्यादा होकर 9 होता तो सीधा उसका H इंडेक्स 9 हो जाता। लेकिन उसका हर पेपर एटलीस्ट
8 टाइम तो साइट हुआ ही है, हम उसको कंसीडर करके उसका एच इंडेक्स होता है 8। ये जो टाइम साइटेड है मीन्स उसका एटलीस्ट उतना टाइम का साइटेशन या मीन्स 8 पब्लिकेशन है तो उसका साइटेशन हर पेपर का साइटेशन एटलीस्ट 8 बार तो होना ही चाहिए, तो उसका एच इंडेक्स होता है 8। लेकिन हम जैसे 9वें नंबर पे पेपर पे आते हैं तो यहाँ पे उसका एक साइटेशन कम हो जाता है सीधा। मीन्स ऊपर के जितने भी पेपर आपने देखे उसमें एटलीस्ट 8 नंबर तो आते ही है, जो ऊपर का 9 नंबर है मीन्स उसमें भी 8 तो कवर हो ही जाते हैं, तो एटलीस्ट सभी पेपर में 8 साइटेशन तो है ही, तो वैसे उसका साइटेशन हो जाता है 8। ये मीन्स ये मेरा गूगल स्कॉलर का वेब पेज है। अगर उसमें मेरा मीन्स लिखा है कि एच इंडेक्स 5 है तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा हाईएस्ट साइटेशन वाला पेपर है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला है। तो अगर यहाँ पे देखोगे मेरा 5 है तो कैसे, ये यहाँ पे मैं अगर देखूंगा कि मेरा 5 पेपर है और 5 में मीन्स एटलीस्ट 5 तो मेरा साइटेशन है ही, 5 तो मेरा साइटेशन। यहाँ पे लोअर नंबर 8 तो मेरा 8 क्योंकि नहीं होगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लोएस्ट 5 से फिर दूसरे पेपर में 6 से ज्यादा नहीं है, एक ही है। तो मेरा जो फर्स्ट 5 आप देखोगे तो एटलीस्ट सब में 5 इंडेक्स तो है ही, 5 साइटेशन तो है ही, इसलिए मेरा वो हो जाएगा एच इंडेक्स 5। अगर मैं 6 पे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 6 चाहिए, तो ये मेरा एच इंडेक्स 6 होगा। आपको वो क्लियर हुआ है? जस्ट अ मिनट, नहीं 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 सर, जस्ट अ मिनट, आई हैव वन जब डाउट, तक ये आपका क्लियर नहीं होगा बट मैं हाउ डिड यू आगे कम टू नहीं द बढ़ सकूंगा। कंक्लूजन? बोलिए जी सर, आई हैव अ डाउट इन द सेंस कि आपने नक्की केवी રીતના કર્યું कि 5 ही अंक होने चाहिए પહેલા एच તો इंडेक्स पे, वो हमने प्री તમને डिसाइड कैसे कर लिया? એક મિનિટ મારી વાત સાંભળો। પહેલા તો એવી જેટલા તમારા પબ્લિકેશન છે ને એને તમારા સાઇટેશન વાઇઝ ડિક્રીસિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાનું હોય, જાણે કે મીન્સ જે ફર્સ્ટ છે તેમાં એક સૌથી હાયર આવશે, મીન્સ જેનું સાઇટેશન સૌથી વધારે છે તે પહેલા આવશે, એના પછી એનાથી ઓછા વાળું, એના પછી એનાથી ઓછા વાળું, મીન્સ 100 પછી 90 પછી 80 પછી 70, એ પ્રમાણે તમારું આખું રેફરન્સિંગ ગોઠવવાનું, તમારું પબ્લિકેશન ગોઠવવાનું હોય અને એમાં તે વાઇઝ જોતા જવાનું, જાણે કે તમારું સૌથી લોએસ્ટ કેટલામાં આવતું છે। જો તમારું સૌથી મીન્સ હંમેશા એટલું યાદ રાખજો કે જે તમારો એચ ઇન્ડેક્સ છે તમારા પબ્લિકેશન કરતા વધારે કોઈ દિવસ નહીં હોય, એ હંમેશા તમારા પબ્લિકેશન કરતા ઓછું હોઈ શકે કાં તો એને ઇક્વિવલ થઈ શકે। જેમ તમારું પબ્લિકેશન જો તમારું અત્યારે 10 છે તો મારા એટલીસ્ટ 10 પેપરમાં જો 10 પેપરને જો મારા 10 વાર સાઇટ થયા હોય તો મારું 10 એચ ઇન્ડેક્સ હોઈ શકે, પણ મારા 10 પેપર જો ખાલી 2 જ વાર સાઇટ થયા હોય તો મારું 2 પેપરથી 2 થી વધુ જઈ જ નહીં શકે, કારણ કે મને ત્રીજો એચ ઇન્ડેક્સ માટે ઓલરેડી મારા દરેક પેપર એટલીસ્ટ 3 વાર સાઇટ થવા જોઈએ। એચ ઇન્ડેક્સ બેઝિકલી તમારા દરેક પેપર મિનિમમ કેટલી વાર સાઇટ થયા છે તે બતાવે છે। આ મારો એચ ઇન્ડેક્સ 5 છે એનો મતલબ એ કે એટલીસ્ટ મારા 5 પેપર એવા છે કે જે 5 વાર સાઇટ થઈ ચૂક્યા છે, એનો મતલબ એવી રીતના બતાવે। એચ ઇન્ડેક્સ 5 નો મતલબ એવો થાય કે મારા 5 પેપર એવા છે કે જે ઓલરેડી 5 વાર સાઇટ થઈ ચૂક્યા છે। हेलो Then sir, in that case it should be 1 ना, અહીંયા તમારું મિનિમમ સાઇટેશન 1 છે એક પેપરમાં, તો મિનિમમ આપણે વેલ્યુ જ્યારે હું 6 કરવા જાઉં તો મારું પેપરની સંખ્યા 6 થાય તો મારું સાઇટેશનની સંખ્યા દરેકમાં 6 નથી થતી। પ્લીઝ રિપીટ સર, આની સમજ પડી તમે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજ। હવે હું છઠ્ઠા પેપરને કન્સિડર કરવા જાઉં તો મારી જે સાઇટેશનની સંખ્યા છે ને તે દરેકમાં એટલીસ્ટ 6 તો થવી જ જોઈએ। હું જો છઠ્ઠા પેપરને પણ જો કન્સિડર કરવા જાઉં ને તો મારા એટલીસ્ટ દરેક પેપરમાં 6 સાઇટેશન થવા જ જોઈએ, પણ જો મારા છઠ્ઠા પેપરમાં ખાલી એક જ છે તો એ 6 નથી થતા, તો મારા 6 નથી થતા મીન્સ આગળના જે 5 છે તે મારો એચ ઇન્ડેક્સ 5 કહેવાય। પછી હવે જો આના જગ્યાએ મારા હજી 5 એમાં વધી જતે તો આનો જો 6 હોતે તો મારો એચ ઇન્ડેક્સ સીધો 6 હોતે, તો મારા દરેક પેપરમાં એટલીસ્ટ 6 સાઇટેશન ગણાતે। सर तो बेसिकली हेलो बेसिकली में आप ऐसा बोल रहे हो कि जितने पेपर्स है ऊपर से नीचे तक वो सभी हमें कंसिडर करने हैं, तो जितने नंबर ऑफ पेपर्स हम कंसिडर कर रहे हैं
उसके हिसाब से एच इंडेक्स डिटरमाइन होगा उसके और हिसाब से उसमें H index जितना भी होगा। मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा एच इंडेक्स होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जितने भी पेपर्स है वो और उसके साइड में आपको जितने साइटेशन मिले वो भी आपको रखने हैं और उसको आपको ऐसे अरेंज करना है जो उसका हायर साइटेशन है ना, जिस पेपर को आपको सबसे ज्यादा साइटेशन मिला है उसको पहले रखना है, उसके बाद लोअर वाले रखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 2015 है, उसके बाद 2018 है, उसके बाद सीधा 2014 है। मीन्स गूगल स्कॉलर आपको पेपर ऐसे अरेंज करते हैं, वो आपको पहले वही पेपर दिखाते हैं जिसका साइटेशन आप जिस पेपर का साइटेशन आपको सबसे ज्यादा मिला हो। जैसे ये जो हमारा पेपर है उसको सबसे ज्यादा साइटेशन मिला है तो वो आपको पहले दिखाएगा। यहाँ पे हमने 5 पेपर कंसिडर किए हैं तो और 5 इसीलिए पेपर साइटेशन मतलब एच इंडेक्स 5, अगर हम 6 कंसिडर कर रहे होते ऊपर तो के तो वो यहाँ पे 6 जो हो मेरा जाता। 1 है वो भी 6 होना चाहिए था, एटलीस्ट सभी हाँ, तो पेपर वो में 6 6 हो आना चाहिए। जाता। अगर यहाँ पे और थोड़ा बढ़ के 6 होता तो मेरा एच इंडेक्स 6 होता कि हाँ, सभी मतलब पेपर अगर में वैल्यू एटलीस्ट 6 से 6 है लेस है तो वो ऊपर वाला ही कंसिडर करेंगे। वो नहीं है तो हम ऊपर वाला ही कंसीडर करेंगे कि जो मेरे 5 ओके पब्लिकेशन है वो 5 का मींस एच इंडेक्स 5 हो जाता है। ओके, तो वो फिर ऐसा ये दिखाता है। साइट डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमने किया है। हाँ वही मींस एच ओके इंडेक्स का मीनिंग वो होता है कि एटलीस्ट आपके 5 पेपर ऐसे हैं कि जिसको एटलीस्ट 5 बार साइट किया है और ये उससे ज्यादा साइट हो चुके हैं, 5 या उससे ज्यादा ज्यादा बार साइट हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एच इंडेक्स। ओके सर, और कोई थैंक यू सर। आपके 6 पेपर हेलो सर। मिनिमम 1 हाँ बोलो। ये छठे नंबर के पेपर पे अगर 7 नंबर होता तो क्या वो कंसिडर होता ना? 60 नंबर होता अगर साइटेशन 7 टाइम लिख तो मेरा एच इंडेक्स 6 होता, क्योंकि अगर 60 में पेपर के लिए जाऊंगा तो वो मेरा उसका कोई साइटेशन ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे जो 7 होता, मेरा 6 नंबर के पेपर पे 7 होता तो उसका मेरा एच इंडेक्स 6 होता, क्योंकि ये मेरे 6 पेपर ऐसे ओके। हैं जो जिसको मेरा 6 से बार ज्यादा साइटेशन हुआ है। 6 पेपर फिर ऐसे हो जाएंगे। अगर मैं मेरा 7वां पेपर कंसीडर करने जाऊंगा ना तो उसका कोई साइटेशन ही नहीं है, तो फिर मेरा एच इंडेक्स 6 पेपर का ही मीन 6 तक ही कंसीडर होगा। ओके सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके 6 पेपर मिनिमम 1 टाइम साइटेड हुए हैं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेपर है कि जो उससे ज्यादा है ही, हम हायर रेंज मीन मैं यहाँ पे 9 या मैं यहाँ पे 1 या 5, 1 से 5 के बीच का तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं वही लिखूंगा जो मेरा सबसे ज्यादा है यहाँ पे नहीं, जो मैं सबसे ऐसा ज्यादा बोल रहा नंबर हूँ है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका 6 पेपर है जो 1 टाइम साइट हुआ है, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आपके 6 पेपर है जो मिनिमम 1 टाइम साइट हुए हैं। तो फिर मेरा एच इंडेक्स कम हो जाएगा। हाँ, तो मेरा वही एच बोला है, इंडेक्स वही जानना है मुझे, वही कंफ्यूजन है कि 6 पेपर आपके 6 पेपर साइटेड हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब तो ऐसा हुआ ना कि आपके 6 पेपर 1 टाइम मिनिमम साइट हुए हैं। एक बार तो साइट ही है, लेकिन मैं 1 लिखूंगा वो अच्छा लगेगा या फिर 5 लिखूंगा वो अच्छा अरे लगेगा। चलो समझ लीजिए सर, आपका 2 बार साइटेड हुआ था। नहीं, मैं अब आपको वही क्वेरी दूर करने के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आपका हाँ मीन्स लोअर वैल्यू में लिखूंगा तो वो अच्छा लगेगा, हायर वैल्यू लिखूंगा वो अच्छा लगेगा, हाँ, क्योंकि अरे वो जो वही बोल रहा हूँ। मैक्सिमम हायर वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख सकता हूँ, मैं मिनिमम 5 लिख सकता हूँ, मैं 6 नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे छठे पर पेपर के सर, लिए मुझे एटलीस्ट 6 साइटेशन नहीं मिला है। जो ओके मेरा सर, ऐसा हाईएस्ट बोल नंबर सकता हूँ। होगा वो मेरा एच इंडेक्स कंसिडर होता है। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपका 6 पेपर का है 5 टाइम साइटेड हुआ होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर कि से आपके बोलिए अगेन 6 सर। अगर आपके 6 पेपर्स है, उसका जो 6 छठा पेपर है वो 5 टाइम साइटेड हुआ होता, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके 6 पेपर है जो मिनिमम 5 टाइम साइटेड हुए हैं। 5 नहीं, तब तो वो 6 टाइम हो जाने चाहिए। अगर मैं मेरे नहीं, छठे पेपर को भी कंसिडर करता हूँ ना तो मैं हाँ, एटलीस्ट मुझे एच इंडेक्स 6 के लिए ऐसा चाहिए कि मेरे हर पेपर 6 बार साइट होने चाहिए। वो मुझे समझ आया, एच इंडेक्स के बारे में मुझे समझ आएगा। अगर आपका छठा पेपर जो हम्म 5 बार साइटेड होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके 6 पेपर जो है वो हम्म 5 टाइम मिनिमम 5 नहीं, टाइम आप नहीं साइटेड। बोल सकते हो। तभी क्यों भी सर ऐसे ऐसा? बोलेगा 6 पेपर ऐसे जो 5 बार साइट हो चुके हैं, क्योंकि एच इंडेक्स अभी भी 5 ही होगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि 6 का तो छठा 5 टाइम होता है, तो मिनिमम 5 टाइम बोल सकते हैं ना हम। हाँ 5 टाइम बोल सकते हैं, लेकिन तभी भी हाँ, मेरा एच इंडेक्स तो रहेगा 5 ही। हाँ, अगर 4 टाइम होता तो एच इंडेक्स चेंज हो सकता है ना। 4 टाइम नहीं। हेलो। मीन्स मैं आप मेरा अभी भी क्वेश्चन
जो मैं समझा रहा हूँ वो नहीं समझे। अगर मुझे ये छठा अंक के लिए एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 6 और चाहिए, हाँ, 5 वो तो और चाहिए। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया कि जितना हमारे पास पेपर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, हम्म और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज हो जाए तब नंबर ऑफ पेपर इक्वल टू नंबर ऑफ साइटेशन हो जाए, और उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, अगर इतना हो जाए तो वो हमारा एच इंडेक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा 7वां पेपर कंसीडर करने जाऊंगा, मीन्स मुझे मेरे एच इंडेक्स को 7 बनाना है ना, तो ये 7वां पेपर को मेरे को एटलीस्ट 7 साइटेशन चाहिए। सभी पेपर को हाँ, हाँ। एटलीस्ट 7 साइटेशन तो चाहिए। अच्छा, ओके। चलो, वही वो जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके जो साइटेशन है मैं अपने आप से कुछ नहीं, चेंज मैं कर दूं। ये सब आपको एग्जांपल के तौर पे ही दिखा रहा हूँ। हाँ, वही मैं एग्जांपल के तौर पे ही पूछ रहा था। सुनील भाई, हाँ मुझे हेलो सुनील भाई, अगर हाँ, नमस्कार सर, सुनील भाई, हाँ बोलो। अगर मुझे मेरा साइटेशन इंडेक्स बढ़ाना है तो फिर मैं खाली दो ही फर्स्ट 2 एंट्री ले लूंगा तो चलेगा कि नहीं? नहीं, वो फिर आपका 2 ही एच इंडेक्स होगा। आप ओके 2 ही पेपर को कंसीडर करना चाहेंगे तो वो फिर 2 ही होगा फिर। ओके ओके ओके, बराबर। जितने पब्लिकेशन आपके ज्यादा हो गए उसके आपका साइटेशन भी ज्यादा होगा ना, तो ओके, फिर आपका एच इंडेक्स ज्यादा हो सकता है। बराबर, जितने राइट, पब्लिकेशन समझ गया आपके मैं। ज्यादा हो गए उतने ही आपका साइटेशन ज्यादा होगा, तो उतने ही फिर आपके एच इंडेक्स ज्यादा होगा। हाँ, अब समझ में आ गया, बराबर है। मीन्स उसके लिए आपका पब्लिकेशन भी ज्यादा होना चाहिए, फिर वो सभी पेपर का साइटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। मीन्स हाँ, जितना राइट, साइटेशन आपका होगा वो मीन्स उतने रिसर्चर के मीन्स उतने रिसर्चर ने आपका पेपर यूज किया, उसने उसके जो भी रिसर्च पेपर है या फिर थीसिस है या उसके जो भी बुक चैप्टर या फिर पॉलिसी उस सब में आपका यूज हुआ, मीन्स आपका रिसर्च पेपर का यूज हुआ, मीन्स आपका राइट, रिसर्च क्वालिटी उतनी ज्यादा दिखाता है उसमें। बराबर है। जितने एच इंडेक्स मीन्स उसको ऐसे ही कंसीडर कर सकते कि जितने एच इंडेक्स अच्छा है उतना ही उसकी वो रिसर्चर की एक रिसर्च क्वालिटी ज्यादा है कि वो जो करेक्ट, भी काम करते हैं वो ज्यादा लोग उसको देखें, बराबर, उसके बेसिस पे ये एच इंडेक्स काउंट होता है। राइट। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट जिसको मीन्स ये एच इंडेक्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट को एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है वही जानना है। या फिर मैं उसके मीन्स हेलो सर जी। नेक्स्ट स्लाइड है उसके उस पे जाना चाहूँ। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ હા बोलो। નમસ્કાર સર। હા, હવે આપણું જે અસાઇનમેન્ટ આપ્યું હતું એમાં પેપરની સંખ્યા આપી હતી, પણ દરેક પેપરને કેટલા સાઇટેશન મળ્યા ને એ આપ્યું નહોતું સીધું તો એ અસાઇનમેન્ટ વાંચ્યો છે ને તે મેં લખેલું છે કે દરેક પેપર આટલી વાર સાઇટ ઈચ લખેલું છે, મીન્સ મારા 10 પેપર દરેક 10 વાર સાઇટ થયા છે। ઓકે ઓકે મીન્સ એનો મતલબ એ કે અહીંયા 10 પેપર લીધા છે ને 10 પેપર 10 વાર સાઇટ થયા છે। હા બરાબર। આપણને એકદમ સહેલું પૂછેલું સુનિલ ભાઈએ। હા એની અંદર જો સહેલું તમને હતું। કન્ફ્યુઝ કરવા જાવ ને તો પછી હું એમ લખું કે મારા 10 પેપર છે એમાંથી 2 પેપર 5 વાર, 3 પેપર 4 વાર, 5 પેપર 1 વાર, એ રીતે મને જી એ જી જી કન્ફ્યુઝિંગ મેનર થઈ જાય। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ। ઓકે, આભાર તમને પછી એક પેપર લઈને આખું કાઉન્ટ કરવા બેસવું પડે। જી જી સર, ઓકે, થેન્ક યુ સર। હું મીન્સ આમાં હજુ સુધી કોઈને એચ ઇન્ડેક્સમાં ક્વેરી હોય તો તમે કહી શકો, તો આપને મીન્સ એટલીસ્ટ એ તમારું ક્લિયર થઈ જાય પછી આપણે આગળ વધીએ। તો હું એવું સમજીશ કે બધું કોઈનો ક્વેશ્ચન્સ નથી આવતો તો એવું સમજીશ મેક્સિમમ બધાને સમજ પડી ગઈ છે કે એચ ઇન્ડેક્સ શું છે। सर सो बेसिकली अगर कोई एक रिसर्चर है उसके 10 पब्लिश्ड पेपर्स है और वो 5 बार साइट हुए हैं तो उसका एच इंडेक्स 5 होगा। अगर 10 पेपर है और 10 पेपर 5 बार साइट हुए तो भी एच इंडेक्स 5 होगा। अगर 10 पेपर में से 5 पेपर है जो 5 बार साइट हुए तो नहीं होगा। ओके 10 पेपर है 10 पेपर 5 बार साइट हुआ ना तभी उसका एच इंडेक्स 10 होगा, 10 होगा। 5 हाँ ओके, थैंक यू। So we will move on the next indexing। उसके बाद जो आता है I10 इंडेक्स, ये I10 इंडेक्स है वो बेसिकली आपको सिर्फ गूगल स्कॉलर में ही मिलेगा और मीन्स दूसरी जो इंडेक्सिंग साइट है उसमें वो नहीं मिलेगा ये I10 इंडेक्स। हेलो हेलो
हाँ बोलो सर। सर एच आपने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि एच इंडेक्स में वो इक्वेशन फॉर्म बनाना है। हाँ सर, वो तो बेसिकली उसका इक्वेशन है जो वर्डिंग के फॉर्म में ही लिखना होता है। मींस इक्वेशन ऐसा लिखना है कि एच इंडेक्स इक्वल टू इतने साइटेशन है। मतलब स्टेटिस्टिकल वो टेबल नहीं भी जनरेट करना है, जैसे कि हम नहीं सम का या तो मल्टीप्लिकेशन का टेबल ऐसा जनरेट कुछ करते हैं। नहीं करना है, सिर्फ उसको वे ऑफ मींस जो आपको वर्डिंग में ही उसका इक्वेशन के टाइप लिखना है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इक्वेशन बना के लिखा है वैसे ही। ये जो आइटन इंडेक्स में मैंने लिखा है वो मींस एज ए इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। I10 माइनस इंडेक्स माइनस नहीं, इक्वल टू द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद द एटलीस्ट 10 साइटेशन। वो थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए लिखा कि आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अगर ऐसे सीधा सरल में लिख देता तो कोई इतना ज्यादा पड़ता नहीं है फिर। आपने कितना वागे कहां पे? हेलो। हाँ ओके सर, ओके ओके। આઈટેન જગ્યા લઈ લેવાના ત્યાં. हाँ बोलो। હા સાહેબ ને 4 રસ્તા પર. हेलो। આમ ખટો. ओके रेडी सर। हाँ सर, તમે મારા ગેટ પર આવી हाँ सर, प्लीज नहीं तो माइक ऑन टर्न ऑफ कर दो। ટાઈમ हाँ 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 सर, हाँ આજે i10 ઇન્ડેક્સ છે તે બેઝિકલી તમને ફક્ત ગૂગલ સ્કોલરમાં જ મળશે અને i10 ઇન્ડેક્સ ઇઝ ધ નંબર ઓફ ધ પબ્લિકેશન વિથ એટલીસ્ટ 10 સાઇટેશન each. This very simple measure is only used by the Google Scholar. જે તમને અહીંયા બતાવ્યું કે મારા મીન્સ i10 ઇન્ડેક્સ 3 છે, મીન્સ મારા 3 પેપર એવા છે કે જે 10 થી વધારે સાઇટ થયા છે। આ એક બેઝિક ઇન્ડેક્સ છે જે તમને ઇઝીલી સમજ પડી જાય। જો મારા 4 પેપર એવા હોતે જે એટલીસ્ટ 10 થી વધારે તો i10 ઇન્ડેક્સ મારો 4 હોતે। અહીંયા 3 પેપર એવા છે કે જે 10 થી વધારે વાય સાઇટ થયા છે એટલે મારો i10 ઇન્ડેક્સ 3 છે। નેક્સ્ટ છે જી ઇન્ડેક્સ। હવે એચ ઇન્ડેક્સ ની અંદર તો એવી રીતના હતું કે મીન્સ પેપર ઓછા મીન્સ જેટલું મારું પબ્લિકેશન છે એના અગેન્સ્ટમાં સાઇટેશનનું કેલ્ક્યુલેશન હાયર હોવું જોઈએ। તો એમાં મીન્સ મારા બધા પબ્લિકેશન કાઉન્ટ નહીં થઈ શકતા હતા। પણ આ જી ઇન્ડેક્સ એવું છે કે જેની અંદર તમારા બધા પબ્લિકેશન કાઉન્ટ હશે। એકદમ ઓછામાં ઓછું સાઇટેશન એક સાઇટેશન હશે ને તો પણ તેની અંદર એ કાઉન્ટ હશે। The G index is author level metric and suggested by Leo Ege in 2006, and the index is calculated based on the distribution of citation received by a given researcher's publication, such that given a set of articles rank in a decreasing order of the number of citation, જે પ્રમાણે આપણે H index માં રાખીએ છીએ તે જ રીતે, then they received the G index is the unique largest number, such that the top G articles received together at least G square citations. એટલે આપણે જો અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં તમને બતાવું જે રીતના એચ ઇન્ડેક્સમાં પણ તમે જો કે બધા પેપરને એવી રીતના રાખે છે કે જેનો હાયર સાઇટેશન હોય તે પહેલા અને એના પછી લોઅરમાં ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં। જી ઇન્ડેક્સ એક મિનિટ નો ક્વેશ્ચન છે। Is that a mean of total number of citation? વિરેન્દ્ર પટેલ, આ તમારો ક્વેશ્ચન શું છે બેઝિકલી? વિરેન્દ્ર પટેલ એ ડાઉટ હતો કે ક્વેશ્ચન જે છે તમે એચ ઇન્ડેક્સ સાઇટેશન જે જેટલા પણ સાઇટેશન થશે એટલા જ આર્ટિકલ્સ સિમિલર હશે બંને? નહીં નહીં, તમારો એચ ઇન્ડેક્સ માટે તમને જેટલા પેપર તમારું જેટલા પબ્લિકેશનનું સાઇટેશન થયું છે એને જ તમને ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના રહેશે। ઓકે ઓકે સર, ઓકે સર। અને એ જ પ્રમાણે તમારું આખું કેલ્ક્યુલેશન થશે। તમે શું લખ્યું છે? ઇઝ ધેટ મીન ઓફ ટોટલ નંબર ઓફ સાઇટેશન ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ પબ્લિશ આર્ટિકલ? એક બંનેને ઇક્વલ નહીં થાય। ઓકે ઓકે, એટલે કેલ્ક્યુલેશન માટે સર અલગ અલગ રહેશે? હા, કેલ્ક્યુલેશન માટે અલગ રહેશે। આ જે જી ઇન્ડેક્સ માટે આપણે વાત કરીએ જે પ્રમાણે તમે એચ ઇન્ડેક્સમાં તમે ગોઠવો છો એ જ પ્રમાણે જી ઇન્ડેક્સ માટે ગોઠવવાનું છે। પણ એચ ઇન્ડેક્સમાં આપણે કહેવાય કે જે પેપર છે એ રીતે લેતા, જ્યારે જી ઇન્ડેક્સમાં
આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે અને સરવાળો કરતા ફેરી જ્યારે અહીંયા આવ્યું કે 102 એને સ્ક્વેર ઓફ લઈ જાય કે આનો 102 મીન્સ 10 જે 10 નો સ્ક્વેર કરતા 100 થાય છે તો આનો જી ઇન્ડેક્સ થાય છે 10. હેલો, આ ક્વેરી છે? ઓકે, જે પ્રમાણે જો આનો સરવાળો અગર તમારો 400 થતો તો તમારો સીધો જી ઇન્ડેક્સ થઈ જાય 20. G index of the 10 indicated of 10 publication of the author have been cited at least 100 times. એને સ્ક્વેર ના ફોર્મમાં મીન્સ લે છે તમારો જેટલા સાઇટેશન નો જેટલો તમારો સમ એટલે મીન્સ તમારો સરવાળો થયો જેટલો તમારો જે જવાબ આવ્યો એને સ્ક્વેર રૂટ કરી લેશો તો તમારો જી ઇન્ડેક્સ મળશે. તમારું ઉદાહરણ મને આપો છો ખોટું થઈ જશે સુનિલભાઈ. શું કેવી રીતે? આ મારો જે રીતના 102 થયા તો 102 નો સ્ક્વેર રૂટ કાઢું ને બધાનું સમ કરવાનું છે એવું નથી લખ્યું ને. બધાનું સમ કરવાનું છે એવું નથી લખ્યું ને ત્યાં. કઈ જગ્યા? બધાનું સમ કરવાનું હોય એવું નથી લખ્યું ઉદાહરણ પેલા એમાં. તમે સ્લાઇડ કેવું છું મેં મીન્સ બધી વસ્તુ આમાં નથી મીન્સ અમુક વસ્તુ હું તમને કહેતો છું. ઓકે, કારણ કે આ લખાણ છે એના પ્રમાણે તો એનું જી ઇન્ડેક્સ એનું સ્ક્વેર રૂટ થઈ જશે. એટલે સ્ક્વેર રૂટ કેવી રીતના જાણ કે આ સ્ક્વેર રૂટ કેવી રીતના જો આના કે 10 નો સ્ક્વેર કરું ને તો એટલે મને મારા એટલીસ્ટ 100 જેવા 100 સાઇટેશન આવ્યા, 100 થી ઉપર સાઇટેશન આવ્યા. એનો ન્યુમેરિક મીન્સ એ લઈ એક ન્યુટ્રલ નંબર લઈ છે કે આનો ન્યુટ્રલ હવે 10.5 એવી રીતના નથી કહેતું, એ સીધો 10 લે છે ને 10 પછી સીધો 11 આવશે. બરાબર, એ 10.5 કેવી રીતના નથી લેતું. પણ સ્લાઇડમાં જે તમે બતાવ્યું એમાં બધાનો સરવાળો કરવાનો એવું નથી લખેલું કોઈ જગ્યા પર. એ હું તમને ડાયરેક્ટ વર્બલી સમજાવું છું. મેં મીન્સ બધી વસ્તુ એમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરી. ઓકે, કે જી ઇન્ડેક્સ બેઝિકલી બધાનો સરવાળો લેશે અને એના પરથી જે ટોટલ સાઇટેશન છે એના બેઝિસ પર કેલ્ક્યુલેટ કરે. તમને આ લોઅર બેક સાઈડ જવું હોય તો મીન્સ એનો સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો તો સીધું જી ઇન્ડેક્સ આવશે અને એને લખવું હોય તો એઝ અ 10 ના સ્ક્વેરના ફોર્મમાં લખાય. જે રીતે અહીંયા બતાવ્યું છે 10 ના સ્ક્વેર મીન્સ એટલીસ્ટ 100 ટાઈમ તમારું ટોટલ સાઇટેશન છે. આના જગ્યાએ જો મારો I want to first thing this question might sound stupid but still આજે H index છે કે I index છે કે G index કે આ different જે research metrics છે genuinely throughout our research things are really used થાય છે. બધા તો નહીં પણ તમારા H index આપણે એવું કરવાનું. હેલો, ઓકે, એટલે કેમ કે હું મેથ્સ અને હ્યુમેનિટીઝ થી છું, ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ, તો આ બધા અમારે યુઝ થાય. બેઝિકલી હું તમને સજેસ્ટ કરું આ જે પે છે તેની ક્લાસ સ્લાઇડ છે ત્યાં એના માટે જ છે. બેઝિકલી એચ ઇન્ડેક્સ યુઝ થાય છે તમને જ્યારે એક એકેડેમિકની અંદર તમે કોઈ તમારો પ્રોફાઇલ હોય એકેડેમિકની અંદર એઝ અ પ્રોફેસર કે તો પછી એઝ અ પીઆઈ તમે મીન્સ કોઈ પણ એક એકેડેમિક પ્રોફાઇલ હોય તેના માટે તમારો એચ ઇન્ડેક્સ કેલ્ક્યુલેટ થશે. અને એઝ અ ઇન્ડેક્સિલેસ તમને એચ ઇન્ડેક્સ એટલો નથી યુઝફુલ થતો અને એઝ અ એકેડેમિશિયન તમને એચ ઇન્ડેક્સ વધારે પડતો યુઝફુલ થાય છે. એ તમારું રિસર્ચ પ્રોફાઇલ સ્ટ્રોંગ બનાવે છે. તમે જ્યારે કોઈ ફંડિંગ માટે કોઈ પણ એજન્સીમાં ફંડિંગ માટે એપ્લાય કરો કે આ તો પછી કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે એપ્લાય કરો ત્યારે તમારું જે પ્રમાણે એચ ઇન્ડેક્સ હાઈ હશે તે પ્રમાણે તમારું એમાં રેન્કિંગ થોડુંક હાઈ મળે. सर सुनील ऑथर 2 का जी इंडेक्स 6 कैसे आया इसमें वो आप समझाएंगे? एक मिनट चलो 7 આવશે ને 7. हाँ सर यही 7 आएगा. नीचे आए છે ને नीचे છે. हाँ बोल जो सर ऑथर 2 का 6 क्यों है 7 क्यों नहीं है? 7 मैंने बोला कि मींस ये 6.3 आ जाता है फिर उसका 63 का रूट करेंगे तो 7 आएगा सर. फिर तो 7 आ जाएगा ना. नहीं मींस उसमें कुछ मुझे भी प्रॉब्लम लग रहा है. 7 ही आएगा वो 6 बाय मिस्टेक लगेगी वैसे सुनील भाई. हां गेम से 7 જ આવવું જોઈએ છે એટલે. હા એક હા બોલો સુનિલ ભાઈ આ બધા પેપર્સ ની અંદર આપણે કો ઓથર્સ હોય કે સિંગલ ઓથર એવું કઈ નહીં ને
ચાલે ને નહીં બધા co-author હોય તે પ્રમાણે આમાં નહીં, તમારે મીન્સ H index તમારે એ પ્રમાણે કન્સિડર થશે. પણ જ્યારે તમે યુનિવર્સિટી કેવા કશામાં તમે જ્યારે ભરો છો ત્યારે એના પોઈન્ટ જુદા જુદા હોય છે કે તમે એઝ અ co-author ના ને તમે મેઇન ઓથર છો કે પછી co-author છો. બાકી તમારે H index ને કેલ્ક્યુલેશન કે આના માટે તમારો એ ડિફરન્સ નહીં થાય કે તમે co-author છો કે પછી મેઇન ઓથર છો. એના માટે તમે એક ઓથર જ તમે કહેવા છો. તે જ રીતે છે પછી એનું M index. M index is the H index divided by the number of year that the scientists have been active. એ તમારે એ પ્રમાણે ગણે જ્યાં સુધી તમે તમારા રિસર્ચ એક્ટિવિટીમાં ક્યાં સુધી ઇન્વોલ્વ રહો છો તે પ્રમાણે તમને M index કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. મીન્સ જે તમારો જે રીતના મીન્સ તમારો H index છે, જે તમારો H index 5 છે અને મેં એટલીસ્ટ 2013 થી મારું પબ્લિકેશન મીન્સ આ રિસર્ચ ફિલ્ડમાં છું તો એ મારો 2022 થી 2013 સુધીમાં મેં જેટલા યર કર્યા મીન્સ જે મારો H index છે ડિવાઇડ બાય જેટલા વર્ષ કર્યા તે ડિવાઇડ થશે તો એ જે નંબર મળશે તે મારો M index હશે. મીન્સ મેં આટલો એક્ટિવ છું મારા રિસર્ચ કેરિયરની અંદર તે દર્શાવશે. લાસ્ટ છે અલ્ટ મેટ્રિક્સ, અલ્ટરેશન મેટ્રિક્સ મીન્સ અલ્ટરનેટિવ મેટ્રિક્સ. અત્યાર સુધી જે બધી આપણે જે જોયા તે બેઝિકલી એક રિસર્ચરના પ્રોફાઇલ મીન્સ ઓથરના પ્રોફાઇલ પર અને એક જર્નલના પ્રોફાઇલ પર હતા. પણ અત્યાર સુધી એની અંદર કોઈ જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયા કે એવું કંઈ બીજું એના સિવાય બીજું કોઈ મીડિયા એમાં ડિપેન્ડન્ટ નહીં થયું. હવે આજે આ છે અલ્ટરનેટિવ મેટ્રિક્સ, તેની અંદર કે તમારા પેપર સોશિયલ મીડિયામાં કેટલી વાર વાત થઈ છે એના વિશે કેટલી વાર વાત થઈ છે, બ્લોગિંગમાં એના વિશે કેટલી વાર વાત થઈ છે, ન્યૂઝપેપર આર્ટિકલમાં એના વિશે કેટલી વાર ચર્ચા થઈ છે, યુટ્યુબ પર કેટલી વાર જોવા મીન્સ કે કોઈના ડિસ્કશનમાં કેટલી વાર યુઝ થયું છે, એના બેસિસ પર જે તમારી મેટ્રિક્સ નીકળે તે છે અલ્ટરનેટિવ મેટ્રિક્સ. અલ્ટ મેટ્રિક્સ summarize the level of attention received in social media and other platforms, offering useful information about the impact outside scholarly publishing and also serving as a early indicator of possible intentions to cite the publication. તમે જે લેક્ચરમાં પણ જોયું હશે તો તમને એક વેબસાઇટ બતાવી છે ને જેમાં એક આખું સર્કલ વાળું આ રીતના બતાવ્યું હતું. એ બેઝિકલી એમ બતાવે છે કે તમારા જે રિસર્ચ પેપર છે એના વિશે દરેક જગ્યાએ કેટલા ડિસ્કશન થયું છે. મીન્સ આની અંદર દરેક પેપર મીન્સ જે અહીંયા બતાવ્યો છે દરેક સોર્સિસને કાઉન્ટ કરશે કે આટલા આ સોર્સિસ પર તમારા પેપરનું આટલી વાર મીન્સ વાત થઈ છે કે ડિસ્કશન અબાઉટ થયું છે. જે રીતના આની અંદર છે સોર્સિસમાં કન્સિડર કર્યું છે પબ્લિક પોલિસી ડોક્યુમેન્ટ, બ્લોગ છે, મેઇન સ્ટ્રીમ મીડિયા છે, સાઇટેશન છે, સોશિયલ મીડિયા છે મીન્સ ફેસબુક છે, લિંકિન છે, ગૂગલ પ્લસ છે કે જેની પર તમારા પેપરની વિશે આટલી વાર ડિસ્કશન થયું છે, વિકીપીડિયા છે, એની પેટર્ન છે, પછી જે પોસ્ટ પબ્લિકેશન પીર પ્લેટફોર્મ છે, પબપીર છે, પબલોન છે, મીન્સ એ બધાને તે કન્સિડર કરીને જોશે કે દરેકમાં તમારા પેપર વિશે કે તમારા આર્ટિકલ વિશે કેવી રીતના અટેન્શન મળ્યું છે. અને લાસ્ટ ને મેઇન કે જે તમારા મીન્સ આ જે છે આ જે સ્લાઇડ તમને છે તે બેઝિકલી તમારા કોર્સ રિલેટેડ નથી પણ એઝ અ રિસર્ચર તમારા માટે વધારે પડતું યુઝફુલ થાય. આ જેટલી પણ તમે રિસર્ચ મેટ્રિક્સ જોઈ છે તે દરેકની અંદર તમને એક ક્વેશ્ચન તરીકે થાય કે શું છે આ મીન્સ એ તમને એક નંબર બતાવશે પણ એ મીન્સ એ લખ્યું છે કે મેટ્રિક્સ સિમ્પલી ટેલ અસ what are the number of view of work, what are the number of download from the journals. તમને એક મીન્સ નંબર બતાવશે કે આ નંબર શું છે પણ એને એના જગ્યાએ મેટ્રિક્સને આ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરો કે કેવી રીતના તમને કામ લાગશે, એ કેવી રીતના યુઝ થશે, કઈ કઈ જગ્યાએ થશે ને કેમ થશે. જેમ કે તમે દરેક જણ જોશો કે જેમ તમારું રિસર્ચ મેટ્રિક્સ સારું હશે તો જે તમે જોશો કે who is reading the journal, where are they based and what is their role and how their access is. તમે કઈ જર્નલમાં પબ્લિશ કરો છો, એ જર્નલને કયા કયા ફિલ્ડના લોકો વાંચે છે, કયા મીન્સ કયા ડેઝિગ્નેશનના લોકો તેને એક્સેસ કરે છે. તમારી ફિલ્ડ મીન્સ સેકન્ડ છે કે who are the key author in your subject area and where are they publishing now. તમારો મીન્સ દરેક ફિલ્ડની અંદર કોઈ એક મેઇન ઓથર તરીકે મીન્સ મેઇન એક ઓથર હોય કે જેને તમે મીન્સ જેને તમે બધા ફોલો કરતા હોય મીન્સ એક એઝ અ આઈડિયલ ઓથર હોય કે જેને તમે બધા ફોલો કરતા હોય. તે મોસ્ટ ઓફ કઈ જર્નલ સિલેક્ટ કરતા હોય છે તેના પેપર પબ્લિશ કરવા માટે, તે કેવી રીતે પબ્લિશ કરતા હોય છે તે જુઓ કે તે લોકોનું લખાણ જુઓ. How are users responding to your content and are they citing in journals, mentioning it in policy document. તમે જે પેપર પ્રોડ્યુસ કરો છો એ લોકોને કેટલું યુઝફુલ થઈ શકે.
તમારા દરેક પેપર મીન્સ લોકો સુધી પહોંચે છે, એનો કોઈ યુઝ થતો છે કે નહીં, કોઈ એને સાઇટ કરતું છે કે નહીં, એને જે રીતે બધી પોલિસો મેકર છે તે પોલિસી મેકર એ તમારા પેપરનો કોઈ રીતે યુઝ કરી શકે છે કે નહીં, એ રીતે કન્ટેન્ટ બનાવો કે બીજા જે પોલિસી મેકર છે તે લોકો પણ તેનો યુઝ કરે, એ પ્રમાણે તમારું સાઇટેશન વધે છે. How is your subject are developing and what are the hot topics, emerging fields and key conversation? મોસ્ટ ઓફ તમે અત્યારે જોયું હશે તો મોસ્ટ જર્નલ્સ ને બધા અત્યારે કોવિડ પર જ હતી. દરેક જર્નલ્સે કોવિડ માટે એક આખું અલગથી યુનિટ બનાવી દીધું. મીન્સ અત્યારે તે એક હોટ ટોપિક થઈ ગયો. જો પાણી આગળ તો પાણી ભલો ને. હેલો હેલો શું કયો? કોઈ ક્વેરી? લાસ્ટ છે, why was the specific article successful and what are the media pick up on it? મીન્સ તમે કોઈ એવો ટોપિક સિલેક્ટ કરો કે જેની પર મેક્સિમમ અટેન્શન ગેઇન થઈ શકે અને એ પેપર તમે લખવા યુઝફુલ થઈ શકે. આ મીન્સ આ જે રેફરન્સીસ હતા જે આ મારું ટોટલ અત્યાર સુધીના પ્રેઝન્ટેશન માટે મેં યુઝ કર્યા છે. હવે તમને મીન્સ કોઈને રિસર્ચ મેટ્રિક્સમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે કહી શકો છો. Sir, I have one question. Yes. Sir, આપણે MCQ ની ટેસ્ટ છે. So this kind of questions like કે આટલા publications ને citations તો I think આપણે વધારે important અત્યારે definitions પર જેવી રીતે હું એવી રીતે કહી શકું કે G index છે, I10 છે, તો એ quantity માટે ક્વેશ્ચન્સ પર તમે ખાલી તમારા જે બેઝિક જે ક્વેશ્ચન્સ આવશે તમારા થિયરિટિકલ રિલેટેડ આવશે અને આ જે બધું અત્યારે તમને જે બતાવ્યું તે તમારું પ્રેક્ટિકલ માટે છે, મીન્સ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે. એને થિયરિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નહીં. એને થિયરિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. हाँ बोलो. राइट सर मुझे एक डाउट है, तो जैसे हमारे इतने ये डाउट सर ये मैट्रिक्स को लेके नहीं है, कॉमन है कि सर जितने भी हम बात कर रहे हैं ओपन एक्सेस जो रिपोजिटरीज हैं आर्टिकल्स की, तो सर इनमें कॉमन भी होती है कि कोई जर्नल एक से ज्यादा ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में लिस्टेड हो सकते हैं, ऐसा होता है सर? होता है. और सर एक मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे हमने यूजीसी कैर लिस्ट खोला तो स्कोपस में ओनली मतलब वेब ऑफ साइंस में हमें कॉमर्स के रिलेटेड कुछ नहीं मिल सकता? वेब ऑफ साइंस में मैंने आपको ऑलरेडी आगे भी मैंने लिखा कि उसमें दो इंडेक्सिंग के वो सबसे ज्यादा कवर होते हैं. उसमें जो SSC लिखा है और जो दूसरा लिखा है ना SSIC, वो दो इंडेक्सिंग पे वो बेसिकली वर्क करता है वेब ऑफ साइंस. आपके जो पेपर्स है आपकी जर्नल्स मैक्सिमम आपको स्कोपस में मिलेगी. अगर आप स्कोपस ओपन करेंगे तो आपको मैनेज कॉमर्स फील्ड क्यों? यस सर. मीन्स आपको कॉमर्स जो मैनेजमेंट की फील्ड है वो आपको स्कोपस में ज्यादा मिलेगी फील्ड. ओके. और सर दूसरा डाउट ये है कि जैसे हम स्कोपस के थ्रू अगर हम जाते हैं सर तो उसमें भी पबमेड वगैरह पबमेड जैसे है उसका आर्टिकल उसके अंदर आ रहा है, तो ये अगर हम हमारे असाइनमेंट स्कोपस के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं ओपन एक्सेस ढूंढ के तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो एक ही आर्टिकल कई जगह लिस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स इंडेक्सिंग सर्विस है, जैसे वेब ऑफ साइंस है वैसे ही स्कोपस है. हाँ यस सर दैट आई नो, लेकिन मेरा कंफ्यूजन ये है कि एक आर्टिकल एक से ज्यादा ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज में लिस्टेड हो तो इज देयर एनी मतलब ऐसा होता है ओवरलैपिंग? तब तो मीन्स वो सबसे अच्छा होता है कि वो सबसे ज्यादा उसमें इंडेक्सिंग होता है तो वो आपको उसके सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है. आप सबसे ज्यादा पब्लिक उसको मीन्स एक्सेस कर सकती है. जो भी वो सबसे ज्यादा ओपन एक्सेस इंडेक्सिंग में अगर रजिस्टर होता है तो वो जो भी पीपल्स है उसको ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं. आपको अगर आपको देखना हो तो उसमें इंडेक्सिंग में देखना कि इंडेक्सिंग जो भी जर्नल है उसकी इंडेक्सिंग देखना कि वो कोई किसी जगह पे साइट होता है वो पेपर. तो सर ओपन एक्सेस अगर पेपर है तो उसका सर उसके सोर्स वेबसाइट पे नहीं मिल रहा तो सर उसके लिए डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं हम लोग? नहीं, उसके लिए भी ऑलरेडी एक लिंक होता है जो ओपन एक्सेस जर्नल के लिए आता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप गूगल भी कर सकते हो. और सर एक असाइनमेंट में ओपन एक्सेस के लिए हमें इम्पैक्ट फैक्टर मांगा है तो वो स्कोपस में जो उनके सोर्स वेबसाइट है उन पे नहीं मिल रहा है. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उसके लिए एक जो उसके लिए जो लिंक है वो लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा. उसके लिए भी आपको ओपन एक्सेस जर्नल की भी एक सेपरेट लिंक भी अवेलेबल है कि उस पे आप सभी जितने भी जर्नल के जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल है वो सब में आपको उसमें अवेलेबल होते हैं.
उस लिंक में आपको जितने भी जर्नल ग्रुप है, जैसे स्प्रिंटर के कितने जर्नल ओपन एक्सेस है, या फिर एल्सवेयर के कोई भी पेपर, उसके पेपर की कितनी जर्नल ओपन एक्सेस है, या फिर कितनी ओपन एक्सेस जर्नल अवेलेबल है आपके फील्ड में, वो भी आपको पता चल जाएगी उस लिंक के थ्रू। सर लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल नहीं मिल रहा सर, ये सब डिटेल्स तो मिल रही है। वो इम्पैक्ट फैक्टर आपको अगर जो थॉमस रूटर में लिस्टेड होगी ना, तभी उसका आपका इम्पैक्ट फैक्टर, आपको ऑफिशियल इम्पैक्ट फैक्टर उसको कंसीडर कर सकोगे। तो सर अब डायरेक्टली जब वो क्लैरिवेट आपको की साइंस में वेबसाइट पे मिलेगी ना जाके देख तभी। सकते हैं क्या सर? डायरेक्ट क्लैरिवेट वाली थॉमस रूटर मतलब डायरेक्ट क्लैरिवेट वाली वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हो, उसमें से देख सकते हैं। उसमें देख सकते, उसमें दोनों आएगा। ओके सर, थैंक यू। હેલો हाँ હેલો बोलो। હા સર, એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી અમારો જે કોર્સ ને છે એ ઓપન રહેશે ને? હા, કોર્સ તો ચાલુ જ રહેશે, તમે ગમે ત્યારે એક્સેસ કરી શકશો। હા અને હા, જે એટલે તમારી સર ઇન્ટરનલ એક્ઝામ છે એના માટે પણ તમને યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ તમને અલગ પ્રોવાઈડ થશે। ત્યાં કોર્સ વર્કમાં ઓકે નહીં સર, હશે, તેના એકાઉન્ટ માટે તમને અલગ પ્રોવાઈડ થશે। ઓકે। અને કેટલો ટાઈમ લાગશે અમારે એક્ઝામ ને? 1 કલાકની છે, દિનનું ડ્યુરેશન 1 કલાકનું। ઓકે એ ઓકે ક્યારે છે સર 100 એક્ઝામ? હેલો, હા સર, એક્ઝામ ક્યારે છે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ? એક્ઝામ 17 તારીખે ઇન્ટરનલ છે અને 19 તારીખે એક્સટર્નલ છે, પણ એનો જે ટાઈમ શેડ્યુલ છે હું તમને સોમવારે બધાને મેલ કરી દઈશ। ઓકે સર, અને આ રજીસ્ટ્રેશન, કોર્સ વર્ક અને અસાઇનમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરવાની ડ્યુ ડેટ શું હશે સર? મીન્સ તમે મેક્સિમમ તમે 17 પહેલા કરશો તો વધારે સારું છે, કારણ કે તે બધા ડાઉનલોડ થઈને પછી જોવાશે। કારણ કે અત્યારે ઓલરેડી તમે આ છે તે જે કોમર્સ, ઇકોનોમિક્સ અને મેનેજમેન્ટના તો તમારા મીન્સ લાસ્ટમાં ચાલુ થયા છે, 7 તારીખ પછી ચાલુ થયા છે, એટલે મીન્સ અત્યારે 15 તારીખ સુધીની બધાને ડ્યુ ડેટ આપી છે કે 15 તારીખ સુધીમાં તમે બધા કમ્પ્લીટ કરી શકો। ઓકે એન્ડ સર સર 100 ઇન્ટરનલ માર્ક્સ ને એક્સટર્નલ એક્ઝામ કેટલા માર્કની રહેશે? શું કહો? ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ એક્ઝામ કેટલા માર્ક્સની હશે? અત્યારે મીન્સ મારી પાસે જેટલી ઇન્ફોર્મેશન છે તેમાં તો 100 માર્ક્સની છે। બધું હું તમને મીન્સ સોમવાર બધું ક્લિયર કરી શકું છું એટલે। ઓકે સર, થેન્ક યુ। ઓકે, અને સર જસ્ટ વન ક્વેશ્ચન, ઇફ યુ હા હેવ બોલો। એન આન્સર ટુ ઇટ, એ એવું છે કે એક વખત આ રિઝલ્ટ થઈ જાય એટલે પછી ઓટોમેટિક એનો આન્સર ત્યારે જ ડિક્લેર થઈ જશે કે આટલા નહીં, ક્વેશ્ચન તમને સાચા અને આન્સર આટલા નહીં ખબર ખોટા અને પડશે, પાસ થાય કે નહીં કેવું? તમને એનો આન્સર નહીં ખબર પડશે। અચ્છા, તો અમને એનો રિઝલ્ટ ક્યારે મળશે? એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમને દરેક તમે આન્સર આપો છો કે સાચો આપો છો તમને ત્યારે નહીં ખબર પડશે। અત્યારે તમે ક્વિઝમાં તમે જે રીતના છે કે તમે કમ્પ્લીટ કર્યા પછી તમને બતાવે છે કે તમારો આન્સર ખોટો છે કે સાચો છે, પણ એક્ઝામમાં નહીં ખબર પડશે। એક્ઝામમાં બસ તમને જે છે કરેક્ટ આન્સર આપીને સબમિટ કરવાનું છે। અને નેગેટિવ સર માર્કિંગ આના હશે? નહીં, નેગેટિવ માર્કિંગ નહીં ક્યારે આવશે, ડિક્લેર થશે સર? નેગેટિવ માર્કિંગ નહીં આવશે। સર આ ઓકે રિઝલ્ટની સર, એડમિશનમાં કઈ ક્યારે ઇફેક્ટ ડિક્લેર આવશે સર? થાય છે? હેલો, હેલો, હા બોલો। હા સર, આ જે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ એક્ઝામ તમને છે એના રિઝલ્ટની એડમિશનમાં કઈ તમને ઇફેક્ટ આવે પાસ કે? કરવું કમ્પલસરી છે, પણ તમને 50% થી ઉપર લાવવા કમ્પલસરી છે। જો તમારે ઓકે 50% થી ઉપર આવશે તો તમને મીન્સ એ પ્રમાણે ગાઈડ અલોટ થશે। અને બિલો તમને 50% તમારે આવે છે ક્લાસ તો? કરાવ છે તમારે પીએચડી સુધી પહોંચવાનું। અને કોઈને બિલો 50% આવે છે તો? તો પછી તમને મીન્સ એને એમાં માટે એલિજિબલ નહીં કન્સિડર કરાશે। એના માટે પછી ઓકે જ્યારે આરએસસી મીટિંગ હશે એ નેક્સ્ટ જે સજેસ્ટ કરે તે। ઓકે એન્ડ સર આ ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ બંને પરીક્ષામાં 50% થી ઉપર લાવવાના? મીન્સ એનો એવી રીતના છે કે તમારે ઇન્ટરનલના 30 છે ને એક્સટર્નલના 70% વેટેજ આવશે, જે લાસ્ટ કે રિઝલ્ટ બનશે ને તેમાં। બંને ઓનલાઈન છે ને? सर दोनों બંને ઓનલાઈન છે। सर ये અચ્છા, दोनों અને एग्जाम સર एमसीक्यू बेस्ड हैं? જનરલી સિલેબસ શું હશે બંનેમાં સર? જે તમે અત્યાર સુધી બની ગયા છે તે જ એની અંદર કોર્સમાં। અને ઓલરેડી તેમાં કોર્સ માટે છે ને તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન્સ બુક પણ અવેલેબલ કરાવી છે કે તમે એ ક્વેશ્ચન્સ બુકમાંથી પણ તમે સવાલ વાંચી શકો। તમારા જે કોર્સમાં છે લાસ્ટમાં રેફરન્સ બુકની અંદર કોર્સ બુક ઓલરેડી આ ક્વેશ્ચન્સ બુક ઓલરેડી મૂકી છે, અને એ પણ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંનેમાં છે। અને જે તમારી એક્ઝામ છે એ પણ બાયલેંગ્વેજ હશે, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને હશે એમાં। सर दोनों एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होंगे? दोनों एमसीक्यू बेस्ड है।
એન્ડ સર આ ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ બંને 100 માર્ક્સ છે સર? હા બંને. મીન્સ એના રિગાર્ડિંગ ઓકે જેટલી સર, પણ થેન્ક યુ. ઇન્ફોર્મેશન છે તમને બધી સોમવારે મીન્સ મંડે પ્રોવાઈડ થઈ જશે. ઓકે સર. ઓકે સર. અને સર 19th ના એક્સટર્નલ છે તેના પછી રિઝલ્ટ્સ કે એ જે છે એ કેટલા સમયગાળામાં ડિક્લેર થશે કે એવું કોઈ આપને એના આઈડિયા માટે તો ખરી? અત્યારે અંદાજો નથી, તમને ખાલી મળશે આન્સર તમે કરશો ત્યારે, પણ કેમ બને તેમ જલ્દી થશે, કારણ કે એના પછી મેક્સિમમ તમને ડાયરેક્ટ ગાઈડ અલોટમેન્ટ હશે ને એ ગાઈડ ટુ લિસ્ટમાં તમારું નામ જાહેર થશે કે તમને કયા ગાઈડ અલોટ થયા છે. ઓકે, એટલે અંદાજે એકાદ મહિનો હા, ચાલીને એની સમજીને અંદર ચાલુ આવી જશે, એટલામાં તો થઈ જશે. 1 મહિનામાં ને? હમ ઠીક હમ. છે, થેન્ક યુ સર. અને એક બીજી ખાલી જાહેરાત કરવાની હતી, મીન્સ યુનિવર્સિટી થ્રુ ને એક PhD ફેસિલિટેશન સેન્ટર ચલાવવામાં છે, જેમાં હું એઝ અ રિસર્ચ એડવાઇઝર છું, રિસર્ચ એડવાઇઝર ફેસિલિટેટર. મીન્સ એની અંદર તમને મીન્સ દરેક ફેસિલિટી અવેલેબલ થાય છે. તમને જ્યારે તમે એનાલિસિસ કરશો તેની અંદર તો તમને ડેટા એનાલિસિસની ફેસિલિટી છે, ક્યાં તો પછી સાયન્સ સ્ટુડન્ટને તમે જ્યારે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરવાનું હોય, AS છે, GCMS છે, એ દરેકની એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એનાલિસિસની ફેસિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરાવે છે યુનિવર્સિટી ફેસિલિટેશન સેન્ટર થ્રુ. અને એક બીજું કે તમને જ્યારે રેફરન્સિંગ કરતા હોય તમારા આ જે તમે બધા અત્યારે પબ્લિકેશનની જે તમે ભણ્યા છો એની અંદર લાસ્ટમાં જે રેફરન્સિંગ આવે એ રેફરન્સિંગ ટૂલનો જ્યારે તમને યુઝ કરવો હોય તેની અંદર છે એન્ડ નોટ છે, પછી તમે અત્યારે કદાચ બ્રાઉઝર યુઝ કરતા હોય તો તમને વારંવાર ગ્રામર લાઇનની એડ જોવા મળે કે જે એક ગ્રામર એડિટિંગ ટૂલ તરીકે યુઝ થાય છે. અને બીજું છે કે રેફરન્ટ રાઇટ, આ બધા ટૂલનો તમે જ્યારે તમારું પબ્લિકેશન લખવા માટે જ્યારે યુઝ કરો ત્યારે તમને કોઈ હેલ્પ જોઈતી હોય તે પણ તમને PhD ફેસિલિટેશન સેન્ટર દ્વારા તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને આના સિવાય જ્યારે તમને કોઈ સ્ટેટિસ્ટિકલ વર્ક રિલેટેડ કોઈ હેલ્પ જોઈતી હોય તેના માટે પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને એના માટે દરેક વિગત છે ને અત્યારે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર તમે જશો તો એની અંદર અધર ડિપાર્ટમેન્ટમાં અધરમાં PhD સેન્ટર છે, તેની અંદર તમને બધી ડિટેલ એની મળશે. સર આજે સર એક્ઝામ એ યુનિવર્સિટી પર કઈ જગ્યા પર ઇન ધ સેન્સ? લાઇબ્રેરીની બાજુમાં છે, રિસર્ચ સેન્ટરમાં. લાઇબ્રેરીની બાજુમાં રિસર્ચ સેન્ટર છે ત્યાં ને? ત્યાં. સર આજે એક્ઝામ છે 19th ના, એ કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈમે હશે કે લિંક ગમે ત્યારે? પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પર હશે. ઓકે. તો હું ક્લાસ અત્યારે અહીંયા ફિનિશ કરું છું, તમને કંઈ પણ ક્વેરી હોય મને WhatsApp પર તમે કરી શકો છો. ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मुझे एक डाउट है हाँ असाइनमेंट बोलिए। सिर्फ RP 04 में जो असाइनमेंट है सिर्फ एक ही असाइनमेंट में हमें स्क्रीनशॉट डालना है ना उसमें, और ऊपर के तीनों में सिर्फ हमें जितने भी इन्फो ही असाइनमेंट डालना है है। उसमें आप वर्ड फाइल भी डाल सकते हो और PDF भी डाल सकते हो। अगर आप दोनों एक्सेस नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट कोई भी एक ही स्क्रीनशॉट चाहिए। अगर उसमें ऐसा लिखा है कि 5 जर्नल डालनी है तो फिर आपको वर्ड फाइल में ही डालना पड़ेगा। अगर उस पर लिखा है कोई एक ही फाइल डालनी मीन्स एक ही पेज का लेना है तभी आप स्क्रीनशॉट डालोगे तो चलेगा, लेकिन मतलब ऐसा अगर नहीं क्वेश्चन होता में ना कि 5 मेंशन्ड है जर्नल तो ही चाहिए। ना, क्या क्वेश्चन में लिखा है स्क्रीनशॉट तो ही हमें स्क्रीनशॉट इंक्लूड करना है ना? कभी ओके। और वो भी शायद एक ही उसमें लिखा है, शायद शोध गंगा में लिखा है, उसमें लिखा है, और ये जर्नल फाइंडर टूल जिसमें यूज करना है वो वाले में है। उसमें लिखा है। हाँ सर एक मिनिट, हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ સર ક્વિઝ 1 માં એક ક્વેશ્ચન છે જેમાં બે ઓપ્શન આવે છે, બંનેના વેટેજ 0.5 છે, એટલે કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરે છે તો એનું વેટેજ અમને 0.5 મળે. કારણ કે તમે કશે એવું નથી અંદર લખ્યું કે તમને એક જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે. ઓકે ઓકે, તો પછી અમારું 10 થઈ શકે છે કેમ કે એમાં જ 9.5 રહ્યું છે. એ બેઝિકલી એ છે ને તમને એક રીડિંગ એબિલિટી નો ક્વેશ્ચન્સ કહેવાય કે એવું કશે અંદર મેન્શન નથી કર્યું કે તમે એક જ સિલેક્ટ કરી શકો, એ તમે પ્રી ડિફાઇન કર્યું, તમારી રીતે ડિફાઇન કર્યું કહેવાય એટલે. ઓકે 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 સર, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. ત્યાંથી